फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर एक अचीवमेंट स्टे विद प्रीति। और आज हम करेंगे 12th क्लास का ये पोल साइंस का चैप्टर जिसका नाम है समकालीन विश्व में सुरक्षा। बहुत इजी चैप्टर है, लेकिन कुछ इसमें ऐसी भी चीज़ें हैं जो बच्चों को समझ में नहीं आ रही है। तो इस वाले वीडियो में एंड तक बने रहिए ना, ताकि आपको जो चैप्टर है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखिए, सबसे पहले तो हम इसके अंदर नाम से स्टार्ट करते हैं कि जो इसका जो नाम है वो क्या बता रहा है। क्योंकि अगर हमने इसके नाम को समझ लिया मतलब कि चैप्टर के 10% हिस्से को हमने कवर कर लिया। तो देखिए, समकालीन विश्व में सुरक्षा। समकालीन विश्व का मतलब हमें पता है कि वर्ल्ड है ना, जो वर्ल्ड है वो। और सुरक्षा, सुरक्षा का मतलब है क्या? सुरक्षा का मतलब है खतरों से आज़ादी होना, कि हमारे आसपास जितने भी हमें खतरे दिखते हैं, अब चाहे वो कोई बीमारी हो या फिर लड़ाई हो, एनीथिंग, उन सबसे आज़ादी होना क्या कहलाता है? सुरक्षा। अब हम यहाँ पे ये जानेंगे कि जो सुरक्षा उसके दो तरीके हैं। सुरक्षा को हमने दो कैटेगरीज में बांट रखा है। अब वो कैटेगरीज कौन कौन सी है इसको जानेंगे। सबसे पहले आता है परंपरागत, फिर आता है अपरंपरागत सुरक्षा। परंपरागत सुरक्षा में हमने इसको दो हिस्सों में बांटा है, बाहरी देश से खतरा और गृह युद्ध। अगर हम देखें तो बाहरी देश से खतरा मतलब कि युद्ध हो जाना, इन दोनों में ही हमें युद्ध दिख रहा है। और युद्ध जो है वो हमेशा एक चीज के बल पे, वो होता है हमारे सैन्य शक्ति के बल पे। किसके बल पे? सैन्य शक्ति के बल पर। तो परंपरागत सुरक्षा में अगर बाहरी देश से कोई युद्ध होगा तो हमारा परंपरागत सुरक्षा में आ जाएगा। अगर हमारे देश के अंदर कोई युद्ध चल रहा है तो वो भी हमारा परंपरागत सुरक्षा में आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे क्या देखना है कि अपरंपरागत, पहली कैटेगरी हमने समझ ली। अब अपरंपरागत फिर गैर परंपरागत, ये जो तरीका है ना, इसमें कौन कौन से प्रकार आते हैं। तो देखिए, मानवता को कोई हानि हो रही है, आतंकवाद आ रहा है, महाबीमारी फैल रही है, या फिर हमें शिक्षा नहीं मिल रही है, मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो नहीं मिल रही है, तो ये सब कुछ हमारा अपरंपरागत में आ जाए। गरीबी होना, आर्थिक विकास ना होना, ये सब कुछ इतना क्लियर हो गया। अब हम यहाँ पे अपनी बुक में, अपनी एनसीईआरटी बुक में सबसे पहले परंपरागत जो सुरक्षा उसके बारे में पढ़ेंगे कि जो परंपरागत जो खतरा है वो क्या होता है, उससे हम सुरक्षा कैसे लें। तो चलिए इसको जानते हैं। अगर कोई भी युद्ध की स्थिति हो, या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अगर कोई भी युद्ध की स्थिति हो तो उस स्थिति के वक्त जो देश है उसके पास कौन कौन से विकल्प होते हैं, कौन कौन से ऑप्शन होते हैं। तो देखिए, पहला जो ऑप्शन है वो है कि वो आत्मसमर्पण कर दे। पहले युद्ध करने से पहले क्या गिरा दे? अपने हथियार गिरा दे, पहले से हार मान ली। अब दूसरा क्या है कि जिससे युद्ध हो रहा है वो उस वाले देश को इतना डरा दे कि वो उससे युद्ध ना करे। अब थर्ड जो है कि वो युद्ध करके जो उसके जो विपक्ष वाला जो देश है उसको हरा दे। अब आपको इतना समझ में आ गया। अब हम चलेंगे परंपरागत सुरक्षा के तरीकों पर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, परंपरागत सुरक्षा नीति के तत्व, क्वेश्चन पॉइंट जो आपको बोलना है बोलो, बहुत इम्पोर्टेंट है ना। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि परंपरागत जो सुरक्षा है ना उसके तत्व कौन कौन से। तो उसके दो तत्व हैं, एक है शक्ति संतुलन, दूसरा है गठबंधन। एक है शक्ति संतुलन, दूसरा है गठबंधन। अब शक्ति संतुलन का क्या पढ़ेंगे कि अपनी शक्ति को दूसरे देश की शक्ति के बराबर बना लेना। जैसे कि ये हमारा यूएसएसआर है, ये हमारा यूएसए है, समझे कि दोनों के बीच कोई युद्ध चल रहा है। अब जो अगर यूएसएसआर अपनी शक्ति को यूएसए के बराबर बना लेता है तो यहाँ पे क्या होगा? शक्ति संतुलन देखेगा, क्योंकि उसने अपनी शक्ति को इसके इक्वल कर दिया। अगर इसके पास 15 परमाणु बम है, अगर इसके पास 15 परमाणु बम है, मतलब कि शक्ति संतुलन हमें दिख रहा है। अब आता है गठबंधन। गठबंधन में ये है कि यहाँ पे बहुत जो देश है वो एक ग्रुप बनाएंगे, है ना, वो लोग एक ग्रुप बनाएंगे, गठबंधन की सरकार बना के उसको सॉल्व करेंगे उस वाली प्रॉब्लम। अब हम क्या पढ़ेंगे कि सुरक्षा के तरीके। सुरक्षा
मिश्रण, हम जो हमारे पास जो अस्त्र है हम उसका प्रयोग बिल्कुल भी ना करें, उसको हमने तक छोड़ दिया। अस्त्र के अंदर भी क्या हुआ कि हम हमारे पास जो अस्त्र है हम उसका यूज करेंगे, लेकिन हम उसका यूज लिमिट में रहकर करेंगे। तो इस प्रकार होते हैं सुरक्षा के तरीके। अब आप पढ़ेंगे कि इसमें कुछ संधियां हुई हैं, इसमें कुछ संधियां हुई हैं। तो देखिए निष्क्रियकरण में पहले जो संधि वो हुई थी 1972 में जैविक हथियार संधि, इसमें 155 देशों ने भाग लिया था। अब 1992 में रासायनिक हथियार संधि हुई थी, जिसमें 181 देशों ने भाग लिया था। 1972 में एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि हुई और इसमें यूएस और यूएसएसआर ने भाग लिया। मैं आपको बता दूं यूएस और यूएसएसआर ने इन तीनों में से किसी भी संधि में भाग नहीं लिया, पार्टिसिपेट नहीं करा, लेकिन इन दोनों देश ने अस्त्र नियंत्रण बारे में क्या करा, पार्टिसिपेट करा। लेकिन ये लोग इस तरीके को नहीं अपना रहे हैं, वो लोग अस्त्र नियंत्रण के तरीके को अपना रहे हैं। तो देखिए पहली संधि हुई थी स्मरित अस्त्र परिसीमन, दूसरी संधि इधर सेकंड लगा स्मरित अस्त्र न्यूनीकरण संधि, परमाणु अप्रसार संधि। यहाँ पे बस आप संधि के नाम पूछे जाएंगे और सन पूछे जाएंगे, इससे ज्यादा आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि इस वाले संधि में क्या हुआ था, इस वाले में क्या हुआ था, क्योंकि ये पॉइंट आपके एनसीईआरटी में बताया नहीं गया है। अब हम आगे पढ़ेंगे और जानेंगे कि जो अपरंपरागत जो सुरक्षा है, अपरंपरागत जो खतरा है, उससे हम सुरक्षा कैसे दे पाए। अब देखिए इन सबसे पहले एक पॉइंट जानते हैं, है ना, कि जब भी युद्ध होता है तो उसके दायरे क्या होते हैं। दायरे का मतलब कि जब भी हम कोई युद्ध करते हैं तो उस वक्त हमें कौन कौन से नियम अपनाने चाहिए, या फिर ऐसी कौन सी चीज़ें जो हमें नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट कि पहले तो जितने भी हमारे पास ऑप्शंस हैं वो आजमाओ, अगर वो ऑप्शंस कामयाब नहीं हो रहे हैं तब जाके हमें युद्ध करना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट जो मैंने यहाँ पे नहीं किया। अब पहले तो हमें क्या अपनाना, निष्क्रियकरण अपनाना, लेकिन अगर ये भी फेल हो जाए तब हम क्या करेंगे, युद्ध करेंगे। अब यहाँ पे ये बताया गया कि जो जनसंहार है उससे बचा, मतलब कि जन को हानि ना हो, जनता को हानि ना हो। सेकंड, अगर कोई भी निहत्था है ना तो उसको मत मारो, अब कोई बेकसूर है तो उसको नहीं मारना चाहिए, ऐसा शत्रु क्योंकि हर तरफ से संघर्ष से भरा हुआ है, उसकी हर साइड संघर्ष है, तो उसको भी नहीं हमें मारना चाहिए। और ये पेपर में आता है कि युद्ध के दायरे बताइए। अब हम यहाँ पे जानते हैं अपारंपरिक खतरे। अपारंपरिक खतरे में ये जो मैंने आपके सामने खतरे लिखे ना वो कुछ नहीं, अभी और भी खतरे हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला था ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है ताप वृद्धि होना, प्रदूषण। ये मेन पॉइंट जो कि हर किसी को पता ही होंगे। महामारी हो जाना, महामारी में महाबीमारी हो जाना, आतंकवाद का होना। पेपर में आता है कि जो आतंकवाद है वो कौन से खतरे के रूप में हमारे पास आते हैं, अपारंपरिक या फिर पारंपरिक। बहुत सारे बच्चे पारंपरिक टिक कर लेते हैं, लेकिन ये अपारंपरिक होगा। शरणार्थी, अप्रवासी और आंतरिक रूप से विस्थापित जन, तीन मेन पॉइंट, और तीनों का जो अर्थ है वो अलग अलग है। शरणार्थी का मतलब है ऐसे लोग जो क्या करते हैं, जो शरण लेते हैं किसी देश में। अब इनकी शरण का कारण क्या होता है, या तो वहाँ पर कोई महाबीमारी हो जाए, युद्ध हो जाए, तो मजबूरी में जब वो किसी और देश में जाते हैं तो उसे क्या बोलेंगे, शरणार्थी। अप्रवासी का मतलब होता है ऐसे लोग जो कि अपने देश में, फर्स्ट आता है अपने देश में ही काम की तलाश में, या फिर अपनी मर्जी से एक राज्य से दूसरे राज्य में जाए, और यही जो फंडा है वो हमारे एक देश में भी हो जाएगा। ऐसे लोग जो कि एक देश से दूसरे देश में जाए अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी, तो वो क्या जाएगा, हमारा अप्रवासी जगह, मजबूरी में भेज रहे हैं, जा रहे तो हमारा शरणार्थी हो जाएगा। आंतरिक रूप से विस्थापित जन, मतलब कि ऐसे लोग देश के अंदर ही ऐसे लोग जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा रहा है, और वो जा क्यों रहे हैं, मजबूरी में जा रही है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, आंतरिक विस्थापित जन। और इसका जो एग्जाम्पल है वो कश्मीरी पंडित, क्योंकि जो कश्मीरी जो पंडित थे उन्हें अपनी जगह से भगाया गया था।
इतना क्लियर हो गया। अब आता है कि जो अपारंपरिक जो खतरे हैं इसको हम निपटाए कैसे, इनका सॉल्यूशन कैसे ढूंढें। तो सबसे पहला आता है कि सहयोग मूलक सुरक्षा। सहयोग मूलक सुरक्षा के यहाँ पे मतलब यही है कि जितने भी जो देश है वो एक साथ मिलकर ग्रुप बनाए और इन खतरों से लड़ने के लिए कई प्रकार की योजनाएं ढूंढे। सेकंड है कि और यूएनओ WHO WB जैसे जो संगठन है उनका भी निर्माण हुआ है। नेल्सन मंडेला संगठन, मदर टेरेसा संगठन, द्विपक्षीय समझौता होना देशों के बीच और आतंकवादियों से लड़ने के लिए भी ग्रुप बनाना, ये भी आप एक मेन पॉइंट आ जाएगा। मानव अधिकार के लिए भी क्या करना, संगठन बनाना। हमने इससे पिछली वाली वीडियो में चैप्टर में पढ़ा था कि ह्यूमन राइट वॉच संगठन बन जाए, है ना। तो ऐसे संगठन ही इसमें आ जाएंगे। अब हम जाएंगे आगे और पढ़ेंगे भारतीय सुरक्षा राजनीति के बारे में। आई होप कि आपको इससे पहले तो जो भी मैंने बताया वो आपको समझ में आ गया। डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दो ना, ताकि मैं कोशिश करूँ कि मैं और ज़्यादा अच्छे से आपको जो पॉइंट्स सब एक्सप्लेन करूँ। अब देखिए मैं क्या जानिए भारतीय सुरक्षा रणनीति। भारतीय सुरक्षा रणनीति का मतलब है कि हम जिस देश में रह रहे हैं, जो हमारा जो इंडिया है, जो भारत है, वो सुरक्षा के लिए कौन कौन से तरीकों को अपना रहा है। और ये इस चैप्टर का मेन पॉइंट आता है, मेन पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों? क्योंकि हमारे इंडिया से रिलेटेड है। अब देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट है कि सेना को शक्तिशाली करेगी, तब क्या होगी, जो भारत है वो भी क्या वो शक्तिशाली होगा। सेना शक्तिशाली तो भारत शक्तिशाली। अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, जितने भी लोग हैं उन सबको क्या मिलना, रोजगार मिलना। तो अर्थव्यवस्था हमारी मजबूत होनी चाहिए। आंतरिक रूप से सशक्त होना, इसका मतलब है कि आंतरिक रूप से हर जन को सशक्त करना, उनको हर मूलभूत सुविधाएं प्रदान करना। ऐसे तरीके से क्या होगा, जो ग्रह जो है, जो आंदोलन है, जो विरोध है, वो कम होगी। अब अंतरराष्ट्रीय सेना सहयोग कि इंटरनेशनल जो हमारा स्टेज है ना, उस पर भी क्या होना, सेना का सहयोग होना। तो ये आपके फोर मेन पॉइंट आते हैं और इसमें से आपको क्वेश्चन बन के आता है। आई होप कि आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो के लिए